सो अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं URTS 16 की सॉल्यूशन सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। ओके, क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट कैनाबिनॉइड्स। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैनाबिनॉइड्स नहीं है। पहला ऑप्शन है चरस और गांजा, दिस इज करेक्ट है ना, कैनाबिनॉइड्स ग्रुप में ही आते हैं ये। दूसरा है धतुरा और LSD। ओके, नाउ दिस इज रॉन्ग। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन से नहीं है। ओके, तो अगर हम धतुरा और LSD की बात करें बच्चों, सो दे आर हैलुसिनोजेनिक ड्रग्स। ओके, इनको हम हैलुसिनोजेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो 136 क्वेश्चन नंबर का आंसर जाएगा सेकेंड ऑप्शन। Moving to the next, the sequence in PBR 322 that initiates replication is also responsible for, यानी कि PBR 322 वेक्टर में कौन सी सीक्वेंस जो रेप्लिकेशन इनिशिएट करती है वो किसी और चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वो क्या चीज है बच्चों, यही तुमसे पूछा जा रहा है। पहले डायरेक्टली इंजेक्टिंग द फॉरेन DNA इनटू द होस्ट। पहले मुझे बताओ, ये इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन वाला काम किसका है? ORI का। तो जो ORI साइट है वो कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 में बच्चों आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, दिस इज करेक्ट। 138 की बात करते हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मतलब किन की बात हो रही है? एक्सॉन्स की बात हो रही है। तो आप जानते हैं कि अगर हम नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स की बात करें तो वहां पर भी श्वान सेल प्रेजेंट होती है, बट जरूरी नहीं है कि श्वान सेल हो तो माइलिन शीथ फॉर्मेशन होगी। इसीलिए अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इनक्लोज्ड बाय श्वान सेल, पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 139, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। ओके, आओ देखते हैं कौन सी करेक्ट मैचिंग यहां पर गिवन है। पहला है साइटोकाइन बैरियर विच इज PMNLS, दिस इज रॉन्ग बच्चों, है ना। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, नो दिस इज इंटरफेरॉन, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तीसरा है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में इन्होंने टीयर्स दे रखा है, जबकि तुम जानते हो कि टीयर्स किसका एग्जाम्पल होंगी? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ओके, आखिरी ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन है सेल्यूलर बैरियर। ओके, विच इज मैक्रोफाज, बिल्कुल सही बात है बच्चों। सेल्यूलर बैरियर में हम सेल्स की बात करते हैं एंड मैक्रोफाज इज अ फैगोसाइटिक सेल। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन फॉर दिस। 140 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 आपने मैच करना है। आ जाओ मैच कर लेते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स की बात हो रही है, लगभग 1,50,000 to 3,50,000 पर MMQ ऑफ द ब्लड। एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो 5 to 5.5 मिलियंस पर MMQ ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो 6,000 to 8,000 पर MMQ ऑफ द ब्लड। और हीमोग्लोबिन विल बी 12 to 16 ग्राम्स ऑफ 100 ml इन दी ब्लड। ओके, तो मैच करते हैं। A का 4 सही लग रहा है, B का 3, C का 1 एंड D विल बी सेकेंड ऑप्शन। तो यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, A4, B3, C1, D2। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। इससे आसान भी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? तुमसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि हार्ट की रिदमिक और कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंड यू नो दैट इट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट विच इज नन अदर दैन द SAN, which is sinoatrial node. So 141 answer will be third option. 142 की तरफ चलते हैं। Okay, yes, 142 in the given column, in the particular given column you have to match which is correct। चलो आ जाओ। हार्ट साउंड सबसे पहले कब कब देखने को मिलती है हमें हार्ट साउंड? तो हार्ट साउंड हमें देखने को मिलेगी, ओके, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? यस, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस। ड्यूरेशन नहीं दे रखा इन्होंने, बट इन्होंने फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस दे रखा है, सो A विल बी थर्ड ऑप्शन। चलो दूसरा है
तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम. ओके, सो बाय द एंड ऑफ ऑलमोस्ट second month of pregnancy, fetus, first movement of the fetus and appearance of hair on the head, ये कर सकते हैं हम D का. second during the 5th month, है ना. yes, और B का हमें कौन सा सही लग रहा था, फर्स्ट सही लग रहा था बच्चों, by the end of the second month of pregnancy. C की बात करें तो formation of major organ system was by the end of 12 weeks. yes, exactly. तो देखो अब कौन से वाले पर्टिकुलर ऑप्शंस तुम्हें सही लग रहे हैं. पहला है A विल बी थर्ड, B विल बी फर्स्ट, C विल बी फोर्थ एंड D विल बी सेकंड. ओके, D का 2 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन. सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस तो विजिबल है नहीं बच्चों. ओके, ऑप्शंस तो विजिबल है नहीं. लेट मी डू वन थिंग. या अब तुम्हें दिख पा रहा होगा कि ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा. द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड ऑप्शन विच इज मेंशनिंग ए का थर्ड, B 1, C फोर्थ एंड D 2. मैच कर लेना बच्चों. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पुअर रीनल रीएब्जॉर्प्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम. देखो पुअर रीनल एब्जॉर्प्शन हो रही है, यानी कहीं ना कहीं वाटर रीएब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है, तो धीरे धीरे ब्लड का वॉल्यूम कम होता जाएगा. यानी तुमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है विच इज नॉट हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द ब्लड वॉल्यूम, है ना. आओ देखते हैं. इंक्रीजिंग ADH सिक्रीशन, दिस विल बी करेक्ट. ओके, ADH अगर बढ़ता जाएगा तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा, सो दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम. सेकेंड है बच्चों डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अगर ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन कम हो रही है तो यानी कि ब्लड वॉल्यूम हमारा बढ़ा हुआ है. तीसरा इंक्रीज्ड ANF सिक्रीशन. ओके, आपसे क्या पूछा जा रहा था, विल नॉट हेल्प, सो दिस विल नेवर हेल्प इन इंक्रीजिंग दी या मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड वॉल्यूम एज इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम. इट इज ऑल्सो अ वेजोडाइलेटर विच एक्ट्स एज चेक ऑन रास मैकेनिज्म. ये भी आप यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो बच्चों, क्योंकि तुम जानते हो कि भाई ANF जो है वो रास मैकेनिज्म के अगेंस्ट काम करती है. सो इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन रास मैकेनिज्म, सो दिस विल नेवर हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम. ओके, सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर? Third option will be correct according to the question. Yes, so correct answer will be third. 144 की तरफ चलते हैं. Question number 144. During muscular contraction, which of the following events occur? Okay, muscle contraction के दौरान क्या क्या चीजें हो रही हैं? H zone disappears, बिल्कुल सही बात है. A band elongated, no. A band remains constant. I band reduces, yes. Length of thin filaments is unaffected. एक्टिन और मायोसिन के केस में लेंथ में कोई अफेक्शन नहीं होता है बच्चों, इट विल रिमेन अनअफेक्टेड. लेंथ ऑफ सार्कोमियर रिड्यूसेस. यस, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ हमें सही लग रहा है. कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ? सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओनली सेकंड. A band elongation will be not correct here. बाकी सारे ऑप्शन सही होंगे बच्चों, तो 144 आंसर विल बी सेकंड. चलो 145 की तरफ चलते हैं. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एग्जैक्ट NCERT की लाइन है. दूसरा, राइट एंड ऑफ द पॉलीसेकेराइड चेन इज रिड्यूसिंग व्हाइल द लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग. ऑलरेडी आप जानते हो NCERT ने जो डायग्राम दे रखा है उसमें राइट एंड को रिड्यूसिंग बताया है और लेफ्ट एंड को नॉन रिड्यूसिंग बताया बच्चों. तीसरा, स्टार्च कैन होल्ड iodine in its helical structure and gives blue color with it. This is also correct. Class 10th में भी आपने ये बात पढ़ी होगी कि starch is giving blue color with iodine solution. चौथा ऑप्शन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूज्ड एज ड्रग्स आर एब्रिन एंड रिसिन. नाउ दिस इज इनकरेक्ट बट इट विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अगर हम ड्रग्स की बात करें बच्चों तो तुमने पढ़ा होगा
जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है ड्रग्स के केस में, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के केस में, एक पहला एग्जाम्पल दिया है विनब्लास्टिन, दूसरा एग्जाम्पल दिया है करक्यूमिन। ओके, तो हमारा 145 फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो 146 की तरफ चलते हैं। विच पॉइंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज? सो इट इज इन दिस केस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। ऑटो इम्यून डिजीज है ये, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। age related disorder is not correct. Okay, it is not an age related disorder. In fact तुमने एक age related disorder पढ़नी भी है और आंसर क्या जाएगा उसमें, osteoporosis. So this is not an age related disorder and it can lead to fatigue, weakening and paralysis of muscle. This is also correct. So according to question, which is incorrect here, थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट हियर। ओस्टियोपोरोसिस को आप एज रिलेटेड डिसऑर्डर कह सकते हो, बट माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा बच्चों। सो 146 आंसर विल बी थर्ड। 147 की तरफ चलते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। पहला है ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट। दूसरा है मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। ठीक है, थोड़े समय के लिए हम इस स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं बच्चों। ओके, तीसरा मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वैरी ओनली विद देयर हैबिटेट। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, कहीं भी इनकरेक्ट पूछ ले ओनली दिखते ही सावधान हो जाना बच्चों। देखो ये बात इन्होंने सही बोली है लेकिन ओनली लिखकर ही तुम्हारा पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, बिकॉज मेथड ऑफ लोकोमोशन कैन वैरी विद देयर हैबिटेट, but habitat is not the only factor which will affect the method of locomotion. इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर, सो इट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, थर्ड विल बी इनकरेक्ट हियर। चलो आगे चलते हैं। 148 की तरफ चलते हैं। GnRH, a hypothalamic hormone needed in reproduction, acts on। GnRH की फुल फॉर्म क्या रहेगी बच्चों, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। किस पर अपना इफेक्ट शो करती है, तुमसे यही पूछा जा रहा है। देखो GnRH कहाँ से आ रही है, सबसे पहले तो इट इज कमिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस विच एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, और क्योंकि इसका नाम ही है इट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये किसके सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करेगी, गोनाडोट्रोपिन्स के सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करेगी, विच इज FSH एंड LH। तो पहला ऑप्शन ही हमें यहाँ पर सही नजर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। सो 148 आंसर विल बी फर्स्ट। 149, juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region formed by the cellular modification in the exact NCERT की लाइन है बच्चों, ऑप्शंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आंसर विल बी DCT एंड एफेरेंट आर्ट्रियोल। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें सही, ये देखो पहला ये ऑप्शन है 149, आंसर विल बी फर्स्ट DCT एंड एफेरेंट आर्ट्रियोल। 150, क्वेश्चन नंबर 150, ऑल द हार्मोन्स मेंशन्ड बिलो are produced in human females only during pregnancy except, यानी इनमें से कौन सी हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पर नहीं बन रही है, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर नहीं बन रही है, ये तुमसे पूछा जा रहा है। तो देखो रिलैक्सिन, HCG, HPL सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर पाई जाएगी, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी से पहले भी बनती है। सो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन हियर। 151 की तरफ चलते हैं। Which of the following disease is correctly matched regarding their mode of transmission? आओ देखें। ओके, करेक्ट मैचिंग आपसे पूछी जा रही है। सो कॉमन कोल्ड, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है टाइफॉइड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा एड्स, शेकिंग हैंड्स, नो दिस इज रॉन्ग। एड्स कभी भी हाथ मिलाने से नहीं फैलती बच्चों, तुम्हारी एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है ये बात, तुम्हें इस बात के लिए अवेयर बनाती है तुम्हारी एनसीईआरटी। चौथा ऑप्शन है रिंग वॉर्म, यूजिंग इन्फेक्टेड टॉवल्स, बिल्कुल सही बात है, पर्सनल बिलोंगिंग्स शेयर करने से दिस इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आओ देखते हैं अब सही ऑप्शन कौन सी लग रही है, A, B और D सही लग रही है मैम, यानी 151 आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। 152 की तरफ चलते हैं। सो 152,
ओके अब यहाँ पे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने. जीन लोकस हैज टू अलील्स कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. फ्रीक्वेंसी तुम्हें डोमिनेंट अलील की गिवन है 0.6. यानी कि बच्चों अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो P की वैल्यू हमें 1 सेकेंड, P की वैल्यू हमें गिवन है 0.6. अगर P की वैल्यू तुम्हें पता है तो तुम क्या Q की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं. इट विल बी 0.4. कैसे निकाला? 1 माइनस P करके. ओके फिर तुमसे पूछा जा रहा है देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स. यानी ये तुम्हें अलील की फ्रीक्वेंसी गिवन है, तुमसे पूछा क्या जा रहा है? इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी का. तो क्या तुम इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं मैम. सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट. तो होमोजाइगस डोमिनेंट के केस में यू हैव टू फाइंड आउट पी स्क्वायर विच विल बी 0.6 का स्क्वायर. तो 0.36 आ जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट के केस में बच्चों, है ना. अगला क्या तुमसे पूछा जा रहा है? हेट्रोजाइगस के केस में. ओके सो हेट्रोजाइगस के केस में जो फ्रीक्वेंसी रहती है दैट इज 2pq which is 2 into 0.6 into 0.4 which will be 0.48. ओके इतने से ही आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है मैम, आंसर आ रहा है. सेकेंड ऑप्शन हमें सही दिख रहा है. चलो फिर भी हम क्यू स्क्वायर निकाल लेते हैं. जब इतनी चीजें निकाल ली है तो क्यू स्क्वायर को क्यों छोड़ दे बच्चों. ओके सो फ्रीक्वेंसी अगर हमसे होमोजाइगस रिसेसिव की पूछी जाती सो इट विल बी क्यू स्क्वायर विच इज 0.16. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 152 आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन. आगे चलते हैं 153 की तरफ चलते हैं बच्चों. द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन टू अ 4-year-old गर्ल विद डेफिशिएंसी ऑफ. एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन एंजाइम का नाम क्या था बच्चों? द एंजाइम वाज ADA व्हिच इज एडिनोसिन डीएमिनेज. 154 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स आपके सामने प्रस्तुत हैं, आपको क्या बताना है? करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन किडनीज. आओ देखते हैं. पहला है सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ दिस इज रॉन्ग. ओके दिस इज रॉन्ग. असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें तो दैट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना. अब ये स्टेटमेंट आपसे गलत यहां पर मेंशन करा दी गई है. दूसरा है डीसीटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग सोडियम पोटेशियम होम्योस्टासिस इन बॉडी फ्लूइड. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके तीसरा PCT is involved in the active reabsorption of sodium ions and glucose. याद करो मैंने बताया था ग्लूकोज कैटायंस इन सब की एब्जॉर्प्शन कैसी होती है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है बच्चों. सो C will be also correct, है ना. आपसे पूछा क्या जा रहा है? करेक्ट ऑप्शन पूछ रहे हैं तो B और C हमें सही नजर आ रहा है. अच्छा B और C. ओके तो ओनली A will be incorrect, so option will be second option here. Only A is incorrect, B and C will be correct. 155 की तरफ चलते हैं. असर्शन है आपके पास. असर्शन है बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IUDs within 72 hours of unprotected coitus is found very effective as an emergency contraceptive. This assertion is absolutely correct. Reason देखते आ जाओ. IUDs make uterus unsuitable for implantation. Exactly reason भी सही है. In fact reason हमारे assertion को correctly explain भी कर रही है. So according to the question answer will be first where both A and R are true and reason is correctly explaining the assertion also. Okay, now moving to the next 156. मैच करना है बच्चों डायरेक्टली एनसीईआरटी की डेटा वैल्यू से क्वेश्चन आए हैं. बता दो मुझे IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? TV प्लस IRV. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी विल बी TV प्लस ERV. टोटल लंग कैपेसिटी विल बी RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV. And last but not the least, functional residual capacity will be ERV plus RV. आ जाओ मैच कर ले. A will be third, B will be fourth, C will be first and D will be 2. दिख रहा है कहीं? यस थर्ड ऑप्शन दिख रहा है बच्चों. A3 B1 C4
D2. 156 आंसर विल बी थर्ड. 157 की तरफ चलते हैं. विच वॉज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज डिस्कवर्ड? बता दो मुझे आंसर क्या होगा 157 के केस में. आंसर विल बी हिंद 2. सो हिंद 2 वॉज दी, 1 सेकेंड, हिंद 2 वॉज दी फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. 158 की तरफ चलते हैं बच्चों. सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैचेस. ओके ठीक है, करेक्ट मैचिंग आपसे पूछी जा रही है. पहला है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड कंपाउंड एपिथेलियम. बिल्कुल सही बात है. अगर हम सेलिवरी ग्लैंड की इनर लाइनिंग की बात करें, दैट इज मेड अप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम. तो पहला तो सही है, करेक्ट मैचिंग ही पूछ रहा है क्या आपसे? यस, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. 158 विल बी करेक्ट. 159 की तरफ चलते हैं. इन ह्यूमंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स शो दी प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी? बताओ मुझे, इतना आसान क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, इतनी बेसिक क्वेश्चन तुमसे पूछी गई है. तुम जानते हो कि अगर हम मसल सेल की बात करें तो मसल सेल के पास एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी भी है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टी है. लेकिन अगर हम यही नर्व सेल या न्यूरॉन की बात करें तो इट इज एन एक्साइटेबल सेल बट इट डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी टू कॉन्ट्रैक्ट. Okay, so according to the question, what will be the correct answer here? 159, third option will be correct. Muscle cells will be the right option here. 160 की तरफ चलते हैं. Given below are two statements. दो statements आपको दिए गए हैं. Statement 1 आपसे पूछा गया है कि in cephalochordata notochord is present from head to tail region in larval stage only. No, this is wrong. सिर्फ larval stage पे थोड़ी होती है बच्चों, adult stage में भी ऐसा ही होता है अगर हम cephalochordata की बात करें तो. ठीक है, आगे चलते हैं. Statement 2 है urochordata bear vertebral column only in the tail region. No. ठीक है, throughout the life. अगर हम थ्रू आउट द लाइफ की बात करें बच्चों तो सिर्फ ये कब होता है? लार्वल स्टेज पे. टेल वाली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वर्टिब्रल कॉलम वाली बात सिर्फ लार्वल स्टेज के लिए वैलिड रहेगी. ओके, थ्रू आउट द लाइफ नहीं, तो लार्वल स्टेज पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, फिर वो आगे चल के रिप्लेस होती है. तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है. 160 आंसर विल बी स्टेटमेंट, both statement 1 and 2 is incorrect, so 160 answer will be fourth. 161 की तरफ चलते हैं. फिर से हमें मैच करना है बच्चों, आओ मैच करें. DCT you are already aware about the conditional reabsorption. Collecting duct की हम बात करें, so passage of small amount of urea into the medullary interstitium बेहद important function है बच्चों. ALOH की बात करें तो there will be minimum reabsorption and PCT की बात करें तो there will be maximum reabsorptions. So A will be third, B will be fourth, C will be second and D will be first. So according to the question, third option is correct answer here. चलो 162 की तरफ चलते हैं. Which of the following sets of animals have pinna? पिन्ना यानी तुमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों? पिन्ना यानी they are asking you about the external ears. तो अब तो मुझे बताओ कि external ears किस पर्टिकुलर क्लास की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थी? इट वॉज द फीचर ऑफ क्लास मैमीलिया. मैच करते हैं, आ जाओ. क्लास मैमीलिया के कौन कौन से एग्जाम्पल्स इन्होंने दे रखे हैं? ओके, पेट्रोमाइजोनेसिडिया नो. टेरोपस कैनिस फेलिस ये सही लग रहा है. टेरोपस अगर हम बात करें बच्चों, याद करो, दिस इज फ्लाइंग फॉक्स, इट इज द मेंबर ऑफ क्लास मैमीलिया. नेक्स्ट कैनिस की बात करें सो इट विल बी डॉग. फेलिस की बात करें तो इट विल बी कैट. तीनों ही हमारे किसके मेंबर हैं? क्लास मैमीलिया के मेंबर्स हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस विल बी द करेक्ट आंसर. So for this option second will be correct according to the question, है ना? Second option will be absolutely correct. चलो 163 की तरफ चलते हैं. मैच करना है हमें वापस से, आओ मैच करें. पहला बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्ड द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स बाय सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन.
केमिकल इवोल्यूशन की बात करें, सो केमिकल इवोल्यूशन इज एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक प्रिकर्सर. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. पैंसपर्मिया एक्सप्लेन्स दैट लाइफ came from spores from the outer space, and third one is spontaneous generation, that life originated from dead and decaying matter. बिल्कुल सही बात है. आओ मैच करें. A will be 3, B will be first, C will be fourth and D will be second. तो पहला ऑप्शन हमें यहाँ पर सही लग रहा है. 163 आंसर will be first. ओके 164 की तरफ चलते हैं. Read the following statements and find out the incorrect one. Incorrect तुमसे पूछा जा रहा है. पहली स्टेटमेंट है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स have identified functions and play important role in normal physiology. Exactly true statement बच्चों. Functions identifiable होते हैं जो कि normal physiological processes के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी होते हैं. Second है the macromolecules from cytoplasm and organelles became the acid soluble fraction. No, this is absolutely wrong. अगर हम macromolecular fraction की बात करें बच्चों, तो macromolecular fraction कहाँ आ रहे थे? acid insoluble pool में आ रहे थे, जिनको हमने क्या बोला था? रिटेंटेट बोला था. ओके, सो रिटेंटेट में हमारे मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शंस अवेलेबल थे और फिल्ट्रेट में देयर वाज माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन. आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी 164 आंसर विल बी सेकंड. चलो 165 की तरफ चलते हैं. द नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, पहला है बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग, आर कंटेन्ड इन, पहला ऑप्शन ही सही है, हाइपोथैलेमस. ओके, हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग द पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर, और यहाँ पे आपको सटाइटी हंगर सेंटर्स भी मिल रहे हैं बच्चों. हाइपोथैलेमस सही हो जाएगा. 165 आंसर विल बी फर्स्ट. 166 की तरफ चलते हैं. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू टेगमीना इन दी कॉकरोचेज. याद आ रहा है कॉकरोच से एक सवाल इन्होंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड फ्रेम किया है बच्चों. आओ देखते हैं. इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है. पहला है देयर ओपेक डार्क एंड लेदरी, बिल्कुल सही बात है. टेगमीना के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये. दूसरा है व्हेन एट रेस्ट दे कवर द हिंड विंग्स, एग्जैक्टली ट्रू है. फिर दे आर नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइंग, यस, अगर हम टेगमीना की बात करें तो दे आर नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइंग, दे आर ओनली कवरिंग द हिंड विंग्स. ओके, फोर्थ है दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेटाथोरैसिक विंग्स. नाउ दिस इज इनकरेक्ट, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा. तो मेटाथोरैसिक विंग ना बोल के हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल इट एज मीजोथोरैसिक विंग्स. Okay, so this option will be incorrect in case of Tegmina. 166 answer will be fourth. 167 की तरफ चलते हैं. आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू चेक दी, आखिर इस मेथड को हम किस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस के लिए यूज करते हैं? पहली ऑप्शन है प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना. हम ये चेक करते हैं बच्चों कि हमने अपने डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर डाइजेस्ट किया है तो वो पर्टिकुलर फ्रैगमेंट्स में डाइजेस्ट हुई है या नहीं हुई है. ये इस पर्टिकुलर मेथड की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. तो पहला ऑप्शन हमें सही लग रहा है. 167 आंसर विल बी फर्स्ट. ओके, आगे चलते हैं 168 की तरफ. 168, read the following statements with respect to a standard ECG and find out the incorrect option. Okay, incorrect option आपसे पूछा जा रहा है ECG के रिस्पेक्ट में. पहला है the machine used to obtain an ECG is known as electrocardiograph. Exactly correct. याद करो मैंने बताया था कि हमने मशीन को ग्राफ बोला है और जो रीडिंग आ रही है उसको हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला था. ओके, तो पहला ऑप्शन तो हमें सही लग रहा है. दूसरा है P wave represents the electrical excitation of the atria. Exactly true. electrical excitation किसकी बता रही थी? कौन से चेंबर की? एट्रिया की. तीसरा है the T wave represents the return of atria from excited to normal state. Now this is wrong. T wave हमें एट्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं देती बच्चों. T wave हमें किसके बारे में बता रही होती है?
वेंट्रिकल्स के बारे में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, सो थर्ड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हमारा आंसर हो जाएगा 168, आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ओके 169 की तरफ चलते हैं। 169 आ जाओ देखें। ओके इस ग्राफ में आपको ABCD आइडेंटिफाई करना है। सबसे आसान है बच्चों, सबसे पहले ना तुम ये देख लो कि किस पर्टिकुलर ग्राफ में हमें दो पीक्स देखने को मिल रहे हैं। क्या हमें बी की दो पीक देखने को मिल रही है? अब दो पीक हमें किस पर्टिकुलर हार्मोन की देखने को मिलती है? एस्ट्रोजन की। ठीक है, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, बी विल बी एस्ट्रोजन। फिर देखो कि सबसे ऊंची पीक हमें किसकी देखने को मिल रही है, तो दैट इज सी। तो सी क्या हो जाएगी बच्चों? LH। तो B will be estrogen, C will be LH, so answer will be third here, 169, third option will be absolutely correct। 170 की तरफ चलते हैं। 170 है, इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश self cells and non self cell। okay, if this property is lost, यानी कि अपने और पराये सेल्स को पहचानने की प्रॉपर्टी अगर खो देती है हमारी इम्यून सिस्टम, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको कौन सी डिजीज या डिसऑर्डर देखने को मिलेगी? ओके सो इट लीड्स टू, तुम जानते हो, ऑटो इम्यून डिजीज। 170 ऑप्शन विल बी थर्ड। 171, which one of the following scientist name is correctly matched with the theory given by him? आओ देखते हैं। पहला वॉन बेयर थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। नाउ दिस इज रॉन्ग, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन किया था इन्होंने। पास्चर थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, नो, वाइजमैन ने बताया था इस बारे में। तीसरा लेमार्क इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एग्जैक्टली ट्रू, दिस थ्योरी वाज बीइंग पुट फोर्थ बाय लेमार्क। 177 आंसर विल बी थर्ड। चलो 172 की तरफ बढ़ते हैं। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर चूज करनी है। पहला है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड is located in a bony cavity of sphenoid bone called the sella turcica. This is exactly correct. Okay, तुम जानते हो ये बात। दूसरा है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज ऑल्सो कॉल्ड पार्स नर्वोसा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, एंटीरियर में भी हम मिडिल लोब को पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं और एंटीरियर लोब को क्या बोल रहे थे बच्चों? पार्स डिस्टालिस। ये सारी टर्मिनोलॉजीज तुम्हें याद होनी चाहिए। डायरेक्ट देखो स्टेटमेंट में क्वेश्चन फ्रेम किया इन्होंने। तीसरा है एडिनो हाइपोफिसिस। पहले मुझे बताओ एडिनो हाइपोफिसिस का मतलब क्या है? What is this adenohypophysis? यानी कि they are talking about anterior pituitary। ओके, किसकी बात कर रहे हैं ये? एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि एडिनोहाइपोफिसिस इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। नाउ दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में कौन सी वाली पिट्यूटरी होती है बच्चों? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, विच इज द न्यूरोहाइपोफिसिस। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, यानी क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा सही हो गया बच्चों। 173 की तरफ चलते हैं। असर्शन इज ड्यूरिंग muscle contraction the length of thin and thick filaments remains unchanged। yes exactly true है बच्चों। मैंने अभी तुम्हें बताया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो फिलामेंट्स की लेंथ होती है एक्चुअल, इट डज नॉट वैरी। ओके, so assertion is correct here. Reason is during muscle contraction the length of the sarcomere gets reduced। ठीक है, रीजन वाली बात भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, असर्शन और रीजन दोनों ही सही है यहाँ पर, बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन, सो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन 173, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, चलो 174 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुमसे पूछा जा रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहला है साइलेंसिंग ऑफ जीन कैन बी अचीव्ड यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है टोबैको प्लांट्स रेजिस्टेंट टू अ नेमाटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए
that produces both sense and antisense RNA. ये भी बिल्कुल सही बात है बच्चों, इन्होंने RNA इंटरफेरेंस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. तीसरा है Bacillus thuringiensis strains have been used for designing biofertilizers. Okay, now this is incorrect. Biofertilizers की बात नहीं करते. अगर हम बात करें बच्चों तो इन्होंने क्रॉप्स को यहाँ पर पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स के लिए ये डिजाइन हुए हैं. दे आर नॉट डिजाइंड फॉर बायोफर्टिलाइजेशन. सो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी. क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. 175 की तरफ चलते हैं. 175 है, आपने चूज करना है करेक्ट मैच फ्रॉम दी फॉलोइंग. आ जाओ मैच करें. पहला लाइगेजेस जॉइन दी 2 DNA स्ट्रैंड्स. तो पहला ही सही लग रहा है बच्चों, है ना? Yes, it is joining the 2 DNA strands. अगला देख लेते हैं. Polymerase break the DNA into fragments. Wrong. Nucleases separate 2 strands. No. Exonucleases make cuts at specific position within the DNA. No, it is also wrong. तो यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से first will be correct. So 175 answer will be first option. Okay, 176 की तरफ चलते हैं बच्चों. Which of the following regions of the brain is incorrectly paired with its function? आओ देखते हैं, है ना? आपको ब्रेन की डिफरेंट लोकेशंस की फंक्शंस पहचाननी है. पहला है सेरेब्रम, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन. एग्जैक्टली ट्रू स्टेटमेंट. आपने इनकरेक्ट पेयरिंग चूज करनी है. दूसरा है मेडुला ऑब्लिंगेटा, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस. दिस इज आल्सो करेक्ट. तीसरा है सेरेबेलम, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन. नाउ दिस इज इनकरेक्ट बट करेक्ट अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन. अगर हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट की बात करें बच्चों, तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल होती है. और सेरेब्रम में भी वर्निक्स एरिया याद करो, मैंने पढ़ाया था तुम्हें, पढ़ाया था वर्निक्स एरिया. यस. और सेरेबेलम के फंक्शन की बात करें, सो इट विल बी इन्वॉल्व्ड इन बॉडी बैलेंसिंग. ओके, for maintaining the body balance and equilibrium of your body, cerebellum will have the exact function. तो क्वेश्चन के हिसाब से 176 आंसर विल बी थर्ड. 177 की तरफ चलते हैं. आपने चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. पहला है मेल कॉकरोचेस हैव पेयर्ड टेस्टिस लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ 4th to 6th abdominal segment. This is absolutely correct. Okay. Second, in cockroaches, sperms are glued together in the form of bundles called as spermatheca. No, this is not correct बच्चों. ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत हो गई है कि हमारे केस में, कॉकरोचेस के केस में सॉरी, जो स्पर्म्स है उनको हम बंडल्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं. दैट बंडल इज नोन एज स्पर्मेटोफोर. उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर बोलते हैं. बट इन्होंने क्या मेंशन करा हुआ है यहाँ पर? इन्होंने मेंशन किया इट इज स्पर्माथीका. तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. पहला तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है बच्चों. तीसरा आ जाओ. मोज़ैक विजन हैज मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रेजोल्यूशन. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो ए और सी तो हमें सही लग रहे हैं. चौथा है द ब्रेन इन कॉकरोचेस इज लोकेटेड इन द हेड रीजन. ओके, एंड रिप्रेजेंटेड बाय सब ईसोफेजियल गैंग्लियन. नाउ दिस इज रॉन्ग. सब ईसोफेजियल नहीं बच्चों, एनसीईआरटी लिखती है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन. तो ए और सी यहाँ पर सही हैं. बी एंड डी आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स. तो आपसे क्या पूछ रहा था? आपसे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था. सो ए एंड सी विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन. आओ देखते हैं. 178 की तरफ चलते हैं. 178 दो स्टेटमेंट्स हैं तुम्हारे सामने. स्टेटमेंट 1 इज द ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ओके, uterus and vagina constitute the female accessory ducts. Yes, this is absolutely correct. Okay, statement 2 की अगर हम बात करें, the edges of the infundibulum possesses finger-like projections called the fimbrae. क्या बोला था हमने उसको? fimbrae बोला था, which help in the collection of ovum after ovulation. तो first भी सही है, second भी सही है. In fact,
बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 विल बी करेक्ट हियर। तो पहला ऑप्शन हमें सही लग रहा है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। 178 आंसर विल बी फर्स्ट। 179 की तरफ चलते हैं। शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी, short-lived immunity acquired from mother to fetus across placenta and through mother's milk to infant is respectively due to। ओके आपसे देखो पैसिव इम्यूनिटी की बात पूछी जा रही है बच्चों। तुम जानते हो प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस करती है, इट इज द आईजीजी। और मदर्स मिल्क यानी कोलेस्ट्रम के थ्रू कौन सी एंटीबॉडीज मिलती है बेबी को, दैट इज आईजीए, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आईजीजी एंड आईजीए विल बी करेक्ट। पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले प्लेसेंटा पूछा है, फिर मदर्स मिल्क पूछा है, तो आईजीजी then IgA। 179 answer will be second option। Now last question of this session बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है, तुमसे पूछा जा रहा है कि the permissible use of technique amniocentesis is for, यानी अगर आपको amniocentesis टेक्निक कराने के लिए परमिशन मिली है, सो व्हाई इज इट सो, उसका एग्जैक्ट रीजन तुमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है डिटेक्टिंग द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न फीटस, नो दैट्स व्हाई इट इज इलीगल, ओके दैट्स व्हाई इट इज नॉट परमिटेड, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नो इट एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। तीसरा ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ अ सरोगेट मदर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो चौथा ही हमें सही दिख रहा है बच्चों, चौथा है डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज इन दी फीटस, और इसी के लिए परमिशन मिलती है हमें इस पर्टिकुलर मेथड को कंडक्ट कराने की। सो 180 आंसर विल बी फोर्थ। ओके सो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहो, मिलते हैं हम अगली सॉल्यूशन सीरीज में। ऑल द बेस्ट।